मॉर्निंग एवरीवन, मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, आज अपन कवर करने वाले हैं जनवरी के जो स्पेशल करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से आपको सारे क्वेश्चन आराम से याद हो जाएंगे। वीडियो के खत्म होते होते तक ये चीज़ें आपके माइंड में जा करके छप चुकी होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाल ही में अयन्नूर अमन्नूर त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया था बच्चे तमिलनाडु में। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ था, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि अयन्नूर अमन्नूर ये ऐसे जो शब्द है वो तमिलनाडु में ही यूज होते हैं, है ना। तो अयन्नूर और अमन्नूर जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया गया था? तमिलनाडु में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यह गुजरात में मनाया गया था। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे भाई? अगर तुम दिन भर पतंग ही उड़ाते रहोगे तो जिंदगी का गुजारा कैसे होगा? जिंदगी का गुजारा करने के लिए काम धाम भी तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पतंग, अब दिन भर हम पतंग ही उड़ाते रहेंगे तो गुजारा कैसे होगा? और गुजारा को रिलेट कर देंगे अपन गुजरात से। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था? तो गुजरात में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के बारे में कुछ डिटेलिंग भी की गई है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद में मनाया गया था। थोड़ा डीप में अगर पूछ ले तो भी आपसे बन जाना चाहिए कि गुजरात में कहाँ में मनाया गया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में मनाया गया था। इस महोत्सव को उत्तरायण व मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हमारे यहाँ 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहा जाता है। याद रहेगा। चलिए, महोत्सव की थीम क्या थी? तो गुजरात में जो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव बनाया गया, इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर आधारित है। इसकी थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको कैसे याद रखेंगे? तो एकदम इजी वे में आप याद रख सकते हैं कि भाई जब अंतर्राष्ट्रीय पतंग है मतलब पूरा फैमिली पार्ट लेगा, मतलब एक पूरी फैमिली मिलकर के इस पतंग को उड़ाने का काम करती है। याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है, ये जो चित्र दिख रही है, ये चित्र किसकी है? तो यह जो पिक्चर दिख रहा है बच्चे, ये टैलोन ग्रिक्सपुर की है। यह जो पिक्चर आप लोग के सामने स्क्रीन में दिख रही है, ये पिक्चर किसकी है? देखो, इमेज अगर आपको दिख जाए ना वीडियो के बीच में, तो वो हमारे माइंड में जाकर के सीधे छप जाती हैं। तो उन चीज़ों को याद करना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यह जो पिक्चर दिख रही है बच्चे, ये टैलोन ग्रिक्सपुर की पिक्चर है। कौन थे भाई ये टैलोन ग्रिक्सपुर? तो देखते हैं। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता था। महाराष्ट्र में जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसका खिताब किसने जीता था? तो टैलोन ग्रिक्सपुर ने जीता था। किसने जीता था? टैलोन ग्रिक्सपुर ने। बहुत आराम से आप याद रख सकते हैं, ट से टेनिस और ट से टैलोन, ट से टेनिस ट से टैलोन। तो महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? तो टैलोन ग्रिक्सपुर ने जीता था। चलिए, नेक्स्ट है आपका, या फिर इसको आप एक और ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि अगर भाई कोई राज्य है जो आपको बोला कि लोन लो, जितना चाहे उतना लोन लो, ठीक है, एजुकेशन लोन लो, काम करना है तो रोजगार लोन लो, जो भी लोन लेना है वो भी लोन लो, और सबसे बड़ी बात कि ये लोन आपको वापस भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा राज्य कैसा होगा? महान राज्य रहेगा। वह राज्य कैसा रहेगा? महान राज्य रहेगा, जो आपको हर चीज में लोन दे रहा है और बोल रहा है कि ये लोन वापस भी नहीं करना है भाई तुमको। तो लोन कैसा लोन होगा? वह जो है महान राज्य ही ऐसा लोन को दे सकता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला कौन था भाई? लोन था, क्योंकि महाराष्ट्र ने क्या बोला कि आप बिल्कुल लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, जितना लेना है, वापस करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप याद रखेंगे टैलोन ग्रिक्सपुर। ठीक है, किस चीज के लिए मिला है? टेनिस टूर्नामेंट के लिए। पिक्चर आपको एक बार और दिखा देती हूँ, ये है टैलोन ग्रिक्सपुर, जिन्होंने क्या किया था? टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी किया गया है कि जो टैलोन ग्रिक्सपुर है, ये नीदरलैंड ने फ्रेंच मैन बेंजामिन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। जो टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जिन्होंने अपने नाम किया था, टैलोन ग्रिक्सपुर, कहाँ से थे? ये नीदरलैंड से थे। कहाँ से थे? नीदरलैंड से थे। तो ये जीते हैं, मतलब किसी न किसी को तो हरा कर ही जीते हैं। तो किन को हराया था इन्होंने? फ्रेंच मैन बेंजामिन को हराया था। किसको हराया था? फ्रेंच मैन बेंजामिन को हराया था। किसको हराया था? फ्रेंच मैन बेंजामिन को हराया था। चलिए आगे बात करते हैं। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। कौन बने हैं? चेतन शर्मा बने हैं। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं भाई चेतन शर्मा। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि भाई बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष आपको बनना है तो आपके अंदर चेतना होना चाहिए।
आपके अंदर अगर चेतना अच्छी होगी तभी तो आप चयन समिति के अध्यक्ष बन सकते हैं। बहुत ऐसा करके याद कर लीजिए आप। तो बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वही बनेगा जिसके अंदर चेतना होगा। अध्यक्ष बनने के लिए आपके अंदर चेतना होना जरूरी है और वही बनेगा आपका बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष। इसके कुछ और भी मेंबर्स हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बन गए? वही जिनके अंदर चेतना ज्यादा होगा, ये तो याद हो गया अपने को। अब उपाध्यक्ष कौन बने? तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने राजीव शुक्ला। कौन बने? राजीव शुक्ला। वहीं सचिव कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं। उपाध्यक्ष बने हैं राजीव शुक्ला और सचिव बने हैं जय शाह। बीसीसीआई संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो सचिव बने हुए हैं देवजीत शैकिया। स से सचिव और स से शैकिया, ऐसे भी याद रख सकते हैं यार। तो बीसीसीआई संयुक्त सचिव बने हैं देवजीत शैकिया। वहीं कोषाध्यक्ष कौन बने? तो इसके कोषाध्यक्ष बने आपके आशीष शेलार। कोषाध्यक्ष कौन बने? आशीष शेलार। बीसीसीआई के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर बने हैं आपके विनीत सरन। कौन बने? विनीत सरन। चलिए आगे बात करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह जो 2023 में मनाया जाना है, ठीक है, 26 जनवरी हमारा एग्जाम जब होने वाला रहेगा तब तक 26 जनवरी हम मना भी चुके होंगे, है ना। लेकिन अभी फिलहाल 26 जनवरी में जो गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है उसमें किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे? देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जो 2023 में गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं, है ना, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाले हैं? तो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी ये मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। तो यहाँ हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी, ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं आपके मिस्र के राष्ट्रपति। याद रहेगा, आराम से याद रखना है आपको। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं? मिस्र के राष्ट्रपति आने वाले हैं। और ये जो मिस्र के राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी। अब देखो भाई, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले चाय बेचा करते थे। वैसे ही मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, ये पहले क्या करते थे? ये मिस्त्री का काम किया करते थे। तो याद रहेगा आपको, अब्देल फतह अल सीसी क्या करते थे? मिस्त्री का काम करते थे और शीशी रोड बनाने का काम किया करते थे। तो आराम से आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस समारोह में कौन से देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं? मिस्र के। और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वो क्या काम करते हैं? तो वो शीशी रोड बनाने का काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ से आप शीशी याद आ जाएगा आपको। चलिए, ये हैं आपके अब्देल फतह अल सीसी साहब। कौन है ये? सीसी साहब हैं आपके, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति। इमेज भी आप बहुत आराम से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में यहाँ पर कुछ और चीजें भी बताई गई है। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में कौन से देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं? मिस्र के। और वो एक मिस्त्री हैं भाई, और वो क्या काम करते हैं? वो शीशी रोड बनाने का काम करते हैं। सीसी भी याद आएगा तब भी आप बहुत आराम से यहाँ पर आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ के कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो अब्देल फतह अल सीसी। राजधानी कहाँ है उसकी? आप जानते हैं, काहिरा। ठीक है, और मुद्रा कौन सी है? यहाँ पर मिस्री पाउंड यूज करते हैं। कैसे मुद्रा यूज किया जाता है? यहाँ पर मिस्री पाउंड यूज किया जाता है। और राजधानी कहाँ है? काहिरा है। खैर इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा। यह जो इमेज दिख रही है, इमेज किसकी है भाई? तो यह जो इमेज है ये नित्यानंद राय जी हैं। कौन है ये? नित्यानंद राय जी हैं। तो नित्यानंद राय जी कौन है भाई? तो देखिए, इनके बारे में बताया जा रहा है, केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा के लिए 17 सदस्य समिति का गठन किया था और उसके अध्यक्ष है ये। क्या क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, एकदम ध्यान से समझेंगे। केंद्र सरकार जो है हमारे यहाँ की, वो लद्दाख की जो संस्कृति, भाषा है और रोजगार का जो रक्षा का प्रयास चल रहा है ना, उन्हीं के उपायों पर चर्चा करने के लिए 17 सदस्य की एक समिति बनाई थी। किस लिए बनाई थी? तो संस्कृति, भाषा और रोजगार पर आपको क्या काम करना है, जहाँ जिससे यहाँ के लोगों को फायदा हो सके, इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया था? यहाँ के जो सरकार है, केंद्र सरकार है हमारे यहाँ की, उन्होंने 17 सदस्य की एक समिति बनाई थी। उस 17 सदस्य की जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसके अध्यक्ष बने थे कौन? नित्यानंद राय। तो ये नित्यानंद राय कौन है भाई? तो गृह राज्य मंत्री। नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 सदस्य समिति का गठन किया गया था। याद रहेगा चीजें। मैंने क्या प्रश्न पढ़ा? केंद्र सरकार ने क्या किया? लद्दाख की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, भाषा की रक्षा करने के लिए, रोजगार की रक्षा करने के लिए एक 17 सदस्य की समिति का गठन किया। और यह जो समिति का गठन किया गया, ये किसकी मौजूदगी में किया गया था? नित्यानंद राय जी की मौजूदगी में किया गया था। मतलब इस समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? नित्यानंद राय जी बने थे। ठीक है, और ये है कौन? तो यह गृह राज्य मंत्री हैं। गृह राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद राय जी हैं। तो आपको आराम से याद रखना है, ट्रिक से भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार का नित्य रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि लद्दाख की संस्कृति, भाषा
कर रक्षा करना, नित्य रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो नित्य रक्षा करने से नित्यानंद आपको याद आ जाएगा। देखो ट्रिक्स फनी होते हैं लेकिन याद जरूर आपको हो जाते हैं। नित्यानंद राय की फिर से एक बार पिक दिखा देती हूँ आपको मैं, देखिए क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। छेरछेरा का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? तो भाई छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया है ना। तो छेरछेरा का जो महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, छेरछेरा का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड रुकेंगे, है ना, ये रहा। छेरछेरा का महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी या फिर सीईओ कौन बने हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम के बारे में कौन नहीं जानता, सबको पता है। तो पेटीएम पेमेंट्स जो बैंक है इसके सीईओ कौन बने हैं या फिर एमडी कौन बने हैं? तो इसके एमडी बने हैं भाई सुरेंद्र चावला। कौन बने हैं? सुरेंद्र चावला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो सुरेंद्र चावला बने हैं। आप कैसे याद रखेंगे? तो भाई एक व्यक्ति था जिसने कहा कि अगर आप मुझे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीईओ बना देते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक मतलब पैसा है, और पैसा है मतलब बहुत ही पैसा है, मतलब तुम रईस आदमी हो, ठीक है। अगर तुम सीईओ बन जाते हो मतलब फिर तो तुम्हारे पास पैसा की बारिश होगी। तो व्यक्ति ने कहा कि अगर आप मुझे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीईओ बना देते हो तो मैं क्या करूंगा? मैं पूरे छत्तीसगढ़ में चावल का दान करूंगा। क्या करूंगा? पूरे छत्तीसगढ़ में चावल का दान करूंगा, फ्री में चावल बांटूंगा लोगों को। तो किसने कहा था? सुरेंद्र चावला ने कहा था। तो याद रहेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिखे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन बने हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि पेटीएम की बात हो रही है और पेमेंट की बात हो रही है। तो पेटीएम के बारे में मैडम ने क्या बताया था? मैडम ने बताया था कि जिसको भी पेटीएम का सीईओ बना दिया जाएगा उसके पास तो फिर पैसों की छप्पर फाड़ करके बारिश होगी। अब जब इतना पैसा आ ही जाएगा तो क्या करेगा? वो करेगा चावल का दान। और यहाँ से आपको याद रखना है सुरेंद्र चावला, ये जो महोदय दिख रहे हैं यही है आपके सुरेंद्र चावला। देख रहे हो एटीट्यूड क्या है इनके फेस का, मतलब खुशी अति वाला, है ना। तो सुरेंद्र चावला जी हैं जिन्हें क्या बनाया गया? पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीईओ बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे सीईओ बना दोगे तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ में चावल का दान करूंगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो पेटीएम है इसकी स्थापना बच्चे 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 10 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में आए ना आए पर इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। जो चीज़ हम यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो अपने को होनी चाहिए। तो पेटीएम की स्थापना कब की गई थी? पेटीएम की स्थापना 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है आपके नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, जो विश्व ट्रिक के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं कि विश्व हिंदी दिवस के लिए 10 जनवरी को बैठक बुलाई गई, 10 ग्रुपों को बुलाया गया, 10वें महीने में बुलाया गया, ठीक है। पर अफसोस की बात है कि 10 लोग भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, है ना। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी चीजें। विश्व भर के लोगों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता लाने के लिए ही हिंदी वर्ष दिवस मनाया जाता है। अब देखो हमारा अभी का समय ऐसा हो गया है कि लोगों को लगता है कि जिसको इंग्लिश नहीं आता है ना उसको कुछ भी नहीं आता है। मतलब जीवन में आप कुछ तभी कर पाएंगे जब आपको इंग्लिश आता होगा। तो इसी सोच के चलते हमको क्या करना पड़ा, पूरे विश्व भर के लोगों में हिंदी भाषा के प्रति भी जागरूकता लाने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसकी थीम क्या थी इस बार जो मनाया गया था? तो इसका थीम रखा गया था हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उसकी मातृभाषा की महत्व को भूले, ठीक है। यही थीम था कि हिंदी को जनमत की भाषा बनाना है। नॉर्मली अगर आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दें, जहां बहुत ज्यादा जरूरी हो तब आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें। मातृभाषा को आपको भूलना नहीं है, मतलब इंग्लिश का सम्मान कीजिए पर अपनी हिंदी को आपको भूलना नहीं है। तो थीम क्या था? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला राज्य जो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, केरल है भाई। आप सब जानते हैं साक्षरता का सबसे ज्यादा अधिकता कहाँ है? केरल में है। तो केरल के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, इसीलिए वो हर काम कैसे करते हैं? डिजिटली करते हैं। तो भारत का पहला राज्य जो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है, डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। अब देखो डिजिटल काम कौन कर सकता है? डिजिटल काम वही कर सकता है ना जो शिक्षित रहेगा, ठीक है। अब जिनको मोबाइल चलाना ही नहीं आएगा उनको आप डिजिटल वर्क करवा दोगे तो हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा साक्षर क्षेत्र कौन सा है आपका? केरल। और सबसे ज़्यादा साक्षर है, दैट्स वाई डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी इसी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला राज्य जो पूरी
तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना, अभी बताया मैंने केरल। केरल सभी जिलों में, केरल के जितने भी जिले हैं ना, सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाता को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है। याद रखेंगे इस पॉइंट को कि केरल के जितने भी जिले हैं उनमें कम से कम एक बचत और एक चालू खाता, इसको डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य इसको बनाया गया है। चलिए, ये दिख रहा है महोदय, कौन है भाई ये महोदय? बहुत ही स्माइल दिख रहे हैं इनके फेस में, मतलब कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, देख लेते हैं कौन। ये जो महोदय दिख रहे हैं ये हैं आपके डीवाई चंद्रचूड़। कौन है ये? डीवाई चंद्रचूड़। थोड़ा जूम कर देती हूँ, अच्छे से देख लीजिए, इनके मुख की स्माइल है जो आपको, ताकि दिख सके। इस लेवल पर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चे, तब जाकर ये इस लेवल पर पहुँचते हैं, है ना, और जिसकी वजह से हम आज पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग को भी वैसे ही पढ़ना है कि आप भी इस लेवल पर पढ़ें और कल को आपके बच्चे आपके बारे में पढ़ सकें, राइट। तो ये जो फोटो दिख रही है, इमेज दिख रही है, किसकी है? डीवाई चंद्रचूड़ की है। कौन थे ये महोदय? देख लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे दिया गया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे दिया गया? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप ये दिया गया था डीवाई चंद्रचूड़ को। किसको दिया गया था? डीवाई चंद्रचूड़ को दिया गया था। किसको दिया गया था? डीवाई चंद्रचूड़ को दिया गया था। तब इन्होंने क्या कहा? डीवाई जी कहते हैं कि अगर मुझे ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड देंगे आप, अगर मुझे ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड देंगे तो मैं चांद भी तोड़ करके ले आऊँगा। क्या कहा? कि मैं चांद भी तोड़ करके ले आऊँगा। ठीक है, तो ऐसे करके ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे दिया गया? तो बंदा क्या कह रहा है कि अगर मुझे ग्लोबल लीडरशिप का आप अवार्ड देंगे तो मैं चांद भी तोड़ करके ले आऊँगा, और चांद को रिलेट कर देंगे चंद्र से। तो डीवाई चंद्रचूड़। इमेज क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पतंग राव कदम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पतंग राव कदम पुरस्कार यह दिया गया था अदार पूनावाला को। किसे दिया गया था? डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, अदार पूनावाला। किसको दिया गया था? अदार पूनावाला को। इसको कैसे याद रखेंगे? तो बंदा कहता है कि अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा तंग करोगे ना तो फिर वो तुम्हारा आदर नहीं करेगा। ठीक है, अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा तंग करोगे तो वो तुम्हारा आदर नहीं करने वाला, फिर चाहे वो पूना वाला हो, चूना वाला हो, सब्जी वाला हो या दूध वाला हो। अगर जरूरत ज्यादा तंग करोगे तो वो कोई तुम्हारा आदर वादर नहीं करेगा। तो पतंग राव कदम, पतंग को हमने किससे रिलेट कर दिया? तंग से रिलेट कर दिया। और पतंग राव कदम पुरस्कार किसे मिला था? तो आधार पूना वाला को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में शुरू होगा? क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे, ये 2024 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन बोला जा रहा है 24 में होने का। तो 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक, कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में शुरू होगा? तो ये होगा भाई आपके उड़ीसा में। कहाँ शुरू होगा? उड़ीसा में शुरू होगा। अब जैसे ही उड़ीसा के लोगों को पता चला कि जो कोयला गैसीकरण पर आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र हमारे राज्य में स्थापित होने वाला है, तो वह राज्य कैसे करने लगेगा? उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा। ठीक है, उड़ीसा। चलिए आगे बात करते हैं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। पतंग राव कदम पुरस्कार, तो जिसको अगर किसी को आप ज्यादा तंग करेंगे तो आपका आदर नहीं करेगा, अदार पूनावाला। ठीक है, ये बंदा कौन है? दिख रहा है आपको? यह जो है ये कौन है भाई? हाँ जी, यही पूना वाला है जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया, अदार पूना वाला। ठीक है, जिनको पतंग राव कदम पुरस्कार दिया गया था। तो ये बंदे कौन है? आपके अदार पूना वाला है। कौन है ये? आपके अदार पूना वाला है। देखिए, वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी अधिकारी सीईओ अदार पूना वाला को यह पुरस्कार दिया गया था। पूना वाला तो हमने जान लिया है ना, आदर नहीं करोगे, सॉरी किसी को तंग करोगे तो आपका आदर नहीं करेगा, ये समझ आ गया। पर ये जो पूना वाला है ना, इनकी खासियत क्या है? देख रहे हैं, इनकी खासियत ये है, नाम से देखो अपने को ऐसा लग रहा है छोटा मोटा कोई आदमी होगा, अब शक्ल देखने के बाद समझ आ रहा है ना। तो वही होता है कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए क्या बताया जा रहा है, तो वैक्सीन निर्माता कंपनी, वैक्सीन निर्माता कंपनी, क्या नाम था कंपनी का जो वैक्सीन का निर्माण कर रही थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके जो कार्यकारी अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ अदार पूनावाला है। ठीक है, वैक्सीन निर्माता कंपनी सबसे पहला नाम क्या है? तो उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके कार्यकारी अधिकारी कौन है? आदार पूनावाला है। ठीक, अब इनको महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है देवेंद्र फर्नांडिस, इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। तो आप यह पॉइंट भी याद रखेंगे कि जो पूनावाला है इनको यह जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार है वो देवेंद्र फर्नांडिस के द्वारा दिया गया। कौन थे? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। और दिया क्यों गया? देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इन्होंने योगदान दिया था भाई, क्योंकि इनका काम ही क्या है? वैक्सीन निर्माण कंपनी के सीईओ है।
मतलब कोविड से ही सुरक्षा के लिए हमारे साथ खड़े हुए थे। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई है? देखो बहुत सारी फिल्म जो है वो शॉर्ट लिस्ट की गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी भारतीय फिल्म है जो 2023 ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई है, तो वो है आपकी द कश्मीर फाइल। देखो बहुत कम बजट में मूवी ये बनी हुई थी, और जितना बजट में बना था उससे ज़्यादा इसने कमा भी लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारतीय फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट कौन सी फिल्म की गई है, तो द कश्मीर फाइल को किया गया है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी दिया गया है। देखिए निर्देशकों के बारे में बताया गया है ना, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मूवी है जिसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो द कश्मीर फाइल हो गया, उसके बाद फिर कंटारा है, गंगूबाई काठियावाड़ी, इसको भी ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है भाई। ठीक, छिल्लो सो और ट्रिपल आर, इतनी सारी मूवी हैं जिनको कि ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब हम इसके निर्देशक के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि निर्देशक से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो सबसे पहला द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन है, वो है विजय अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल इसने क्या कर दिया था भाई, पूरा आग लगा दिया था, तो आग से याद रखेंगे अग्निहोत्री, विजय अग्निहोत्री। कंटारा, कंटारा के निर्देशक कौन है, ऋषभ शेट्टी। द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन है भाई, तो द कश्मीर फाइल ने क्या किया था, आग लगा दिया था, तो यहां से विजय अग्निहोत्री। दूसरा है कंटारा, कंटारा के कौन है, ऋषभ शेट्टी। अब जो ऋषभ शेट्टी जी है ना, वो कांटों से नहीं डरते हैं भाई, इसी कारण से बिना चप्पल चलते हैं। ठीक है, तो कांटों से नहीं डरने वाले कौन थे, ऋषभ थे। कौन थे, ऋषभ थे। गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी सबने देखा होगा, मस्त मूवी है ना, बिल्कुल देखें। तो गंगूबाई काठियावाड़ी, इसके निर्देशक कौन है, तो संजय लीला भंसाली जी हैं। कौन है, संजय लीला भंसाली। अब गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट ने जिस प्रकार का लीला दिखाया था, तो वैसा लीला को तो निर्देश सिर्फ संजय लीला ही कर सकते हैं, है कि नहीं। छेल्लोसो, छेल्लोसो कौन है, पान नलिन। छेल्लोसो, यह जो मूवी आई थी इसके निर्देशक बने हैं आपके पान नलिन। कौन है, पान नलिन। कौन है, पान नलिन। अब पान खा के कहीं भी थूकोगे तो सब छी छी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो छेल्लोसो पान नलिन। ट्रिपल आर, ट्रिपल आर का मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसके निर्देशक कौन है, एस राजामौली है, क्योंकि ट्रिपल आर में जो लीड रोल प्ले कर रहा था हीरो है ना, वो जो एकदम राजा की तरह था। कैसा था, राजा की तरह था। तो ट्रिपल आर एस राजामौली। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, याद है आपको तो बता दीजिए जल्दी से। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो भाई पतंगी उड़ाते रहोगे तो गुजारा कैसे चलेगा, याद आ गया क्या, गुजरात। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और क्वेश्चन का लेवल भी अभी तक समझ आ चुका होगा। तो जो बच्चे अभी किसी भी प्रकार के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, है ना, क्योंकि ये जनवरी का करंट अफेयर है, मतलब ये पूरा 2024 तक चलने वाला है। तो जनवरी से बिल्कुल करंट अफेयर के लिए आपको अगर जुड़ना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर मैं लाऊंगी आप लोग के लिए, और हर महीना पूरा अपन कवर करेंगे। 2023 में हर महीने में जो घटनाएं घटेंगी वो सब हम इसी प्रकार से कवर करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि मैं इसी टाइप से वीडियो आपके लिए लाती रहूं और ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करवाती रहूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।